नमस्कार। आज के विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कुछ बड़े दिलचस्प स्रोत हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत पर बात करेंगे, यूनेस्को से जुड़ी एक अहम खबर है और एक बड़ी सरकारी परियोजना का भी जायजा लेंगे। बिल्कुल। आज हम देखेंगे कि भारतीय घरों में बचत का पैटर्न कैसे बदल रहा है, फिर मराठा किलों को जो वैश्विक पहचान मिली है वो क्या है, और हाँ, गंगा सफाई अभियान नमामि गंगे, उसकी जमीनी हकीकत क्या है। कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो सबसे काम की बातें हैं वो निकल कर आएं। बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली खबर तो सांस्कृतिक तौर पर बड़ी शानदार है। मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जगह मिल गई है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुल 12 किले हैं ना, जैसे वो साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़। जी हाँ, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाड़ा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ये सब। वाकई ये तो मतलब जबरदस्त खबर है भारत के लिए। निश्चित रूप से। ये सिर्फ किलों की एक लिस्ट नहीं है। ये असल में 17वीं से 19वीं सदी की जो मराठा सैन्य रणनीति थी ना, उनकी वो पहाड़ी और समुद्री किलों की अनोखी वास्तुकला और उस वक्त की जियोपॉलिटिक्स, उसको एक तरह से वैश्विक मान्यता मिली है। अच्छा। और इन किलों को उनके असाधारण सार्वभौमिक महत्व, मतलब आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू OUV के आधार पर चुना गया है। इसके साथ ही भारत में अब कुल 44। अरे वाह। हाँ, और इससे हम दुनिया में 6ठे नंबर पर आ गए हैं और एशिया पैसिफिक रीजन में दूसरा। ये जानना भी दिलचस्प है कि ये OUV आखिर तय कैसे होता है। यूनेस्को चुनता कैसे है किसी जगह को? देखिए, इसका एक पूरा प्रोसेस है। हाँ। जो सदस्य देश हैं वो पहले नॉमिनेशन भेजते हैं। ठीक है। फिर कुछ सलाहकार संस्थाएं होती हैं, जैसे कल्चरल साइट्स के लिए आईकॉमोस है और नेचुरल साइट्स के लिए IUCN, वो इनका मूल्यांकन करती हैं। और फिर आखिरी फैसला जो है वो विश्व धरोहर समिति लेती है। और आपको बता दूं, भारत भी 2021 से 2025 तक इस समिति का सदस्य है। अच्छा, हम भी सदस्य हैं। जी। तो मूल बात यह है कि उस जगह में कुछ ऐसा खास होना चाहिए जो पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण हो। समझ गए। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। स्रोत कुछ थोड़ी चिंता वाली बात बता रहे हैं। भारत में जो घरेलू बचत दर है, ग्रॉस हाउस होल्ड सेविंग्स रेट, वो गिरी है। हाँ, ये एक ट्रेंड दिख रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 2011-12 में ये GDP का 34.6% थी और 2022-23 में घटकर सिर्फ 29.7% रह गई है। ये तो मतलब पिछले कई दशकों के सबसे निचले स्तरों में से एक है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक और चीज हो रही है, घरों पर कर्ज बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 23-24 में ये GDP का लगभग 6.4% तक पहुंच गया, जो 2007 में एक रिकॉर्ड बना था 6.6% का, उसके काफी करीब है ये। कर्ज क्यों बढ़ रहा है इतना? ज्यादातर लोग वो घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई या अपनी जरूरतों के लिए ज्यादा उधार ले रहे हैं। और एक और बड़ा बदलाव आया है, लोग अब बैंक डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड जैसी फाइनेंशियल एसेट्स में कम और सोना या प्रॉपर्टी जैसी फिजिकल एसेट्स में ज्यादा बचत कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बदलाव है। हाँ, बहुत बड़ा। फाइनेंशियल सेविंग्स का हिस्सा जो 2011-12 में करीब 58% था, वो 2022-23 में घटकर सिर्फ 37% रह गया। तो मतलब बचत कम हो रही है, कर्ज बढ़ रहा है, और जो बचत हो भी रही है वो सोना जमीन में ज्यादा जा रही है। इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? ये कोई चिंता की बात है? बिल्कुल चिंता की बात है। देखिए, घरेलू बचत अगर कम होगी तो देश में निवेश के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पैसा कम उपलब्ध होगा। इससे क्या होगा कि आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। हाँ। और हमें शायद विदेशी निवेश जैसे FDI या फिर विदेशी कर्ज पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा, और उससे बाहरी जोखिम भी बढ़ते हैं। हाँ, वो तो है। ऊपर से कोविड के बाद जो महंगाई बढ़ी है, उसने भी लोगों की खर्च करने की क्षमता और बचत करने की इच्छा दोनों पर असर डाला है। बैंक डिपॉजिट वगैरह उतने आकर्षक नहीं लगते शायद अब। तो ये पूरा बदलाव जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक चुनौती तो खड़ी करता ही है। ये आंकड़े वाकई सोचने वाले हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम की। गंगा नदी की सफाई पर यह केंद्रित है। स्रोतों से पता चल रहा है कि कुछ सफलताएं मिली हैं, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बढ़ी है। हाँ, कुछ पॉजिटिव संकेत तो हैं। और गंगा डॉल्फिन की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, ऐसे सुनने में आया है। हाँ, और ये भी है कि 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया के टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम में शामिल किया था। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। जी, लेकिन चुनौतियां भी बहुत गंभीर हैं।
मतलब फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, बिना ट्रीटमेंट वाला सीवेज, खेतों से बहकर आने वाले पेस्टिसाइड्स और प्लास्टिक कचरा, ये सब अब भी बड़ी समस्याएं हैं। तो पानी की क्वालिटी का क्या स्टेटस है? कुछ सुधार हुआ है? देखिए, मिला-जुला सा है। कुछ हिस्सों में सुधार है, लेकिन कुछ में चिंताएं हैं। जैसे बीओडी का लेवल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो पानी में ऑर्गेनिक पोल्यूशन कितना है ये बताता है। सही। स्रोत बताते हैं कि बिहार में कुछ जगहों पर ये लेवल 2015 से पहले के मुकाबले बढ़ गया है। पहले 3 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर होता था, अब कुछ रिपोर्ट्स में 6 से 10 तक पाया गया है। ओह, तो ये तो बढ़ गया। बढ़ना तो अच्छा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बीओडी का बढ़ना मतलब पानी में घुली ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है, क्योंकि उसको डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ये मछलियों और दूसरे जलीय जीवन के लिए खतरा है। यानी तस्वीर एकदम साफ नहीं है। एक तरफ तो वैश्विक मान्यता मिल रही है, कुछ सुधार भी दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रदूषण के जो मेन सोर्स हैं वो अब भी बड़ी चुनौती हैं। सही कह रहे हैं आप। ये दिखाता है कि सिर्फ ट्रीटमेंट प्लांट लगा देना ही काफी नहीं है, प्रॉब्लम की जड़ तक जाना होगा। ये प्रोग्राम वैसे काफी फैला हुआ है। इसमें सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, घाटों को ठीक करना, नदी की सतह साफ करना, बायोडायवर्सिटी बचाना, पेड़ लगाना, लोगों को जागरूक करना, सब शामिल है। लेकिन असली सफलता तभी मिलेगी जब ये जो प्रदूषण के स्रोत है ना, उन पर कड़ाई से रोक लगे। तो आज हमने मराठा किलों को मिली इस बड़ी वैश्विक पहचान और उसके मायने समझे। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत और कर्ज के जो नए समीकरण बन रहे हैं उन पर नजर डाली, और आखिर में नमामि गंगे की अब तक की कहानी, उसकी सफलताएं और जो मुश्किलें बाकी हैं उनका जायजा लिया। हाँ, और ये तीनों ही विषय भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो सांस्कृतिक गौरव हो, आर्थिक सेहत हो या फिर पर्यावरण का भविष्य। इन पर लगातार ध्यान देना और कोशिशें जारी रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के मन में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे यूनेस्को हमारी फिजिकल धरोहर मतलब इमारतें और नेचुरल धरोहर यानी प्राकृतिक स्थल, इनको सहेजता है, तो क्या आप इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में हमारी डिजिटल विरासत को बचाने के लिए भी, जैसे कोई बहुत ज़रूरी डेटा सेट हो, पुरानी वेबसाइट्स हो या ऑनलाइन सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हो, क्या इनके लिए भी ऐसे ही किसी ग्लोबल फ्रेमवर्क और कोशिशों की ज़रूरत है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। अगले विचार विमर्श तक अलविदा।